हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अपने लिए। हम लोग पॉलिटी में आर्टिकल्स पढ़ रहे थे। हमने 51 आर्टिकल तक पढ़ा था, यानी पार्ट 4A तक। आज जो हम लोग पढ़ेंगे 52 आर्टिकल्स है, जो कि यूनियन यानी संघ के बारे में यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे, जो कि 52 से 151 तक रहेगा। और मैं बता दूं कि आर्टिकल 52 से 78 तक हम लोग एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ते हैं, यानी प्रेसिडेंट्स के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब पढ़ते हैं। जिसमें पहला ही आर्टिकल जो है आपका 52 यानी कार्यपालिका, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी भारत का एक प्रेसिडेंट होगा। ये आपका कौन सा आर्टिकल में है? आर्टिकल 52 में है। अगला है 53 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, यानी जितना भी एग्जीक्यूटिव पावर होगा यूनियन का, ये आर्टिकल 53 में है। आर्टिकल 54 इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट का जो भी इलेक्शंस का बारे में जो भी बातचीत है, ठीक है, उसके बारे में जो प्रावधान है वो आर्टिकल 54 में है। और उसका इलेक्टोरल कॉलेज के भी बारे में भी आप बोल सकते हैं आर्टिकल 54 में है। अगला है आर्टिकल 55 मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी ये मैनर बोलिए या फिर प्रोसेस बोलिए, इलेक्शन जो होता है, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसका जो प्रोसेस होगा वो कहाँ से लिया गया है? वो आयरलैंड से लिया गया है, और ये आर्टिकल 55 में है। अगला है आर्टिकल 58 क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी जो भी प्रेसिडेंट बनेगा उसका क्वालिफिकेशंस क्या होगा, यानी एलिजिबिलिटी भी बोल सकते हैं। तो इसमें लगभग क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए? पहला सिटीजनशिप होना चाहिए इंडिया का, एज लिमिट जो होता है मिनिमम 35 ईयर होना चाहिए, एंड कोई भी वो प्रॉफिट का पोस्ट पे नहीं होना चाहिए, ठीक है, और वो लोकसभा का एक मेंबर के लिए वो एलिजिबल होना चाहिए। अगला है आर्टिकल 59, ठीक है। 56 भी था एक, जिसमें 56 में टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट का जो टर्म है वो है। और अगला जो आर्टिकल है हम लोग देखते हैं आर्टिकल 59 कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस, प्रेसिडेंट ऑफिस का क्या कंडीशन होना चाहिए आर्टिकल 59 में, जिसमें बताया गया है कि ये जो वो भी या तो मतलब बोल सकते हैं ना कि या हाउस ऑफ पार्लियामेंट का एक मेंबर होना चाहिए, ठीक है। और उसका जो सैलरी और अलाउंसेस जो होता है उसको हम लोग घटा नहीं सकते, ठीक है। ये प्रेसिडेंट ऑफिस का कंडीशन है। अगला हम लोग देखते हैं 59 हो गया हमने, अब आता है 60, ठीक है। आर्टिकल 60 में शपथ यानी ओथ बोल सकते हैं, प्रेसिडेंट ऑफिस में जो है उसका प्रेसिडेंट का शपथ के बारे में ये लिखा हुआ आर्टिकल 60 में। और जो शपथ कौन दिलवाएगा प्रेसिडेंट को? वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलवाएंगे। अगला है आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट पे महाअभियोग जो लगता है वो आर्टिकल 61 के तहत। आर्टिकल 62 जो यहाँ मिसिंग है, उसमें यह बताया गया कि इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट शुड बी कंप्लीटेड बिफोर द टर्म इन ऑफ द प्रीवियस प्रेसिडेंट, यानी जो भी इससे पहले प्रेसिडेंट थे उसका कार्यकाल खत्म होने से पहले नया प्रेसिडेंट का चुनाव हो जाना चाहिए। ये 62 में है। और बाकी 64 देखते हैं। आर्टिकल 64 द वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल, जो वाइस प्रेसिडेंट जो होगा वो चेयरमैन होगा, ठीक है, एक्स ऑफिसो काउंसिल का ऑफ द स्टेट का। तो ये आपका आर्टिकल 64 तक मैंने अभी आपको बता दिया। अब हम लोग आते हैं अगला आर्टिकल में, आर्टिकल 66, ठीक है। आर्टिकल 66 में क्या बताया गया है? इलेक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। जैसे हमने प्रेसिडेंट का इलेक्शंस के बारे में देखा, तो इसमें अब क्या है? वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो आर्टिकल 66 में है। अगला है आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट हैज पावर टू पार्डन, ठीक है, यानी क्षमादान का जो पावर जो बोल सकते हैं वो प्रेसिडेंट के पास ही, आर्टिकल 72 के तहत वो क्षमादान दे सकता है। आर्टिकल 74 का 1, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद पीएम एज इट हेड, ठीक है, मीन्स जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा उसका जो हेड जो रहेगा वो कौन रहेंगे? पीएम रहेंगे, यानी प्राइम मिनिस्टर्स रहेंगे। अब अगला है आर्टिकल 75 पीएम एज अदर मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, जो भी पीएम होगा, ठीक है, पीएम का जो भी अपॉइंटमेंट होगा और जो भी अदर मिनिस्टर्स का जो अपॉइंटमेंट होगा वो किसके द्वारा होगा? प्रेसिडेंट के द्वारा होगा। क्योंकि अगला देखते हैं हम लोग आर्टिकल 76 में हम लोग देखते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो भी इंडिया का जो अटॉर्नी जनरल है उसके बारे में हम लोग आर्टिकल 76 में पढ़ते हैं, ठीक है, कि इंडिया का एक अटॉर्नी जनरल होना चाहिए, हम लोग 76 के तहत है। अगला है 79 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपका आर्टिकल 80 में है। और अगला है 81 कंपोजिशन ऑफ लोकसभा, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ लोकसभा 81, और 80 में कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। अगला है आर्टिकल 93 ये बताता है कि लोकसभा मस्ट हैव स्पीकर, लोकसभा में एक स्पीकर होना चाहिए, एक डिप्टी स्पीकर होना चाहिए, ये आर्टिकल 93 के तहत है। अगला है आर्टिकल 98 ए सेपरेट सेक्रेटरी स्टाफ फॉर ईच हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब कि एक सेपरेट
सेपरेट सेक्रेटरी स्टाफ होना चाहिए, जो भी पार्लियामेंट का जो हाउस है, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो, दोनों में होना चाहिए। ठीक है, ये अपना आर्टिकल 98 के तहत है। अगला हम लोग देखते हैं आर्टिकल 102 यानी 102। इसमें क्या है, डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ एमपीज। ठीक है, यानी इन एलिजिबिलिटी ऑफ एमपी। अगर उसको सिटीजनशिप से अगर वो मान के चलिए उसको टर्मिनेशन दे दिया गया तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई पोस्ट ऑफ प्रॉफिट में अगर बैठ जाता तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, और कोई बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया हो गई, आपका बैंकरप्ट इंसॉल्वेंट आपका साइनों में भी आता है एग्जाम में, और ये सभी चीजें हैं। अगर वो एबसेंट रहता है 60 दिन 60 दिन पार्लियामेंट से तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है एमपी के पोस्ट से। अगला है आर्टिकल 105 पावर प्रिविलेजेस इटीसी ऑफ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, जो भी पार्लियामेंट का जो हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट है उसका पावर प्रिविलेजेस, ये सब आर्टिकल 105 में है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं आर्टिकल 108 ज्वाइंट सेशन ऑफ बोथ हाउसेस। दोनों हाउसेस में जो ज्वाइंट सेशंस बुलाए जाते हैं वो आर्टिकल 108 के तहत बुलाया जाता है। अगला है यहाँ पे आर्टिकल 109। ठीक है, मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। मतलब मनी बिल का जो प्रोसीजर है वो आपका दिया हुआ है इसमें कि जो भी मनी बिल है उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता काउंसिल ऑफ स्टेट में। ठीक है, अगला है आर्टिकल 110 डील्स विद मनी बिल, जो कि मनी बिल से डील करता है, यानी डेफिनेशन ऑफ मनी बिल भी बोल सकते हैं। यानी आर्टिकल 109 और 10 एग्जाम में पूछा जाता है आप लोग से कि डेफिनेशन ऑफ मनी बिल किस में है, 110 में है, जो कि मनी बिल से डील्स करता है। और प्रोसीजर या मनी बिल को क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, ये आर्टिकल 109 में। अगला है आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, बजट। ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बजट, ये आपका आर्टिकल 112 में है। ठीक है, अगला बात करते हैं हम लोग आर्टिकल 114 अप्रोप्रिएशंस बिल। जो अप्रोप्रिएशंस बिल होता है वो आपका आर्टिकल 114 एंड आर्टिकल 117 में फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल से भी पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन कि ये कौन सा आर्टिकल में, तो 117 में। अगला है आर्टिकल 120 बिजनेस इन पार्लियामेंट शॉल बी ट्रांसलेटेड इन हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, जो भी बिजनेस होगा पार्लियामेंट में उसको ट्रांसलेटेड किया जाएगा हिंदी और इंग्लिश में, ये आपका आर्टिकल 120 में। यानी पार्लियामेंट में जो लैंग्वेज इस्तेमाल किया जाएगा वो ऑफिशियली हिंदी या इंग्लिश किया जा सकता है। अगला बात करते हैं आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट पावर। इसमें प्रेसिडेंट का पावर के बारे में, ऑर्डिनेंस पावर है, प्रेसिडेंट पावर टू प्रोमोगुलेट ऑर्डिनेंस वाइल पार्लियामेंट इन रिसेस। ठीक है, वो जब भी पार्लियामेंट रहता है तो अपना ऑर्डिनेंस उस पावर होता है कि वो उसको वर्किंग में ला सकता है, अगर अचानक से कोई भी चीज को वर्किंग में लाना है तब। अब अगला आर्टिकल 124 कि इंडिया में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, उसका आर्टिकल 124 में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 124 का सब क्लॉज 2 अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस बाय पार्लियामेंट प्रेसिडेंट। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस बाय प्रेसिडेंट, जो भी जज का जो अपॉइंटमेंट होगा प्रेसिडेंट के द्वारा, वो आर्टिकल 124 का सब क्लॉज 2 में है। आर्टिकल 125 सैलरीज ऑफ जजेस, जजेस का जो भी सैलरीज है ये आपका आर्टिकल 125 में है। अगला बात करते हैं आर्टिकल 129 यानी 129 सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट को एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है, ये आपका आर्टिकल 129 में है। अगला बात करें एंसिलरी पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो भी सुप्रीम कोर्ट का एंसिलरी पावर्स है, ठीक है, वो आपका 129 में है। अब हम लोग का आगे बात करते हैं आपका आर्टिकल 140 हमने देख लिया। अब बात करते हैं 141। ठीक है, 141 जिसमें बात किया गया है लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट शॉल बी बाइंडिंग इन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब जो भी लॉ सुप्रीम कोर्ट से डिक्लेयर कर दिया गया वो जितना भी अदर कोर्ट्स के लिए वो एप्लीकेबल रहेगा। अगला है आर्टिकल 142 एपेक्स कोर्ट हैज पावर टू पास एनी ऑर्डर। यानी एपेक्स कोर्ट के पास पावर है कि वो कोई भी ऑर्डर को वो पास कर सकता है। अब अगला है आर्टिकल 143 इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट कैन सेंड अ मैटर टू सुप्रीम कोर्ट फॉर कंसोलेशन। जो भी प्रेसिडेंट है वो कोई भी मैटर का जो भी इश्यूज है, ठीक है, उसको वो सुप्रीम कोर्ट को भेज सकता है कंसोलेशन के लिए। अगला हम बात करते हैं, यानी इसमें आप अदर वर्ड में आप ये भी समझ सकते हैं कि प्रेसिडेंट का ये पावर है कि वो एडवाइस ले सकता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। ये भी आर्टिकल 143 में ही कंसाइडर होता है। अब अगला है आर्टिकल 144 ऑल अथॉरिटीज सिविल्स एज जुडिशियल इंटरशरी ऑफ इंडिया एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये सभी आपका 144 में आते हैं। ठीक है, जो भी अथॉरिटीज है सिविल जुडिशियल ट्रेशरी में इंडिया का, वो सुप्रीम कोर्ट में ही है। अगला है 148
कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो भी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है इंडिया के, उसके बारे में आपका आर्टिकल 148 में इसका प्रावधान है। अगला है 149, ड्यूटीज एंड पावर ऑफ KAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का जो पावर है 149, ये भी आपका 149 में है, ठीक है। अब यहाँ 152 से 237, जिसमें हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें 153 में ईच स्टेट विल हैव गवर्नर, यानी जितना भी स्टेट होगा उसका एक गवर्नर होगा। और 154 आर्टिकल 154 में बताया गया एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द गवर्नर, जैसे हमने प्रेसिडेंट का देखा था, अब वैसे ही पार्डन पावर भी होगा गवर्नर का, जो कि 161 में है। आर्टिकल 166, इट डील्स विद द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, कि जो भी बिजनेस होगा गवर्नमेंट ऑफ स्टेट का वो डील्स करने के बारे में, ये 166 में है। 167 ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर, यानी सीएम का जो ड्यूटीज होगा वो 167 में है। आर्टिकल 168 की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर इन स्टेट, ठीक है, ये आर्टिकल 168 है। आर्टिकल 198, ए मनी बिल, जो भी मनी बिल है शॉल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन लेजिस्लेटिव काउंसिल, जैसे हमने वो वहाँ 109 और 110 में पढ़ा था मनी बिल के बारे में कि उसे प्रेजेंट नहीं कर सकते, बस ये 198 के तहत भी हम लोग भी मनी बिल को लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रेजेंट नहीं कर सकते। अगला बात करते हैं आर्टिकल 214, हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट, यानी हर स्टेट का एक हाई कोर्ट होगा। तो और 217 में ये बताया गया अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट, यानी हाई कोर्ट का जजेस का जो भी अपॉइंटमेंट होगा वो आर्टिकल 217 में इसका प्रावधान है। अगला है आर्टिकल 226, पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट्स, यानी हाई कोर्ट्स के पास पावर है कि वो सर्टेन रिट्स पे इशू कर सकता है, ठीक है। ए पर्सन कैन मूव टू अ हाई कोर्ट फॉर हिज फंडामेंटल राइट्स आर ब्रीच्ड। अगला है 233, अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस, जो भी डिस्ट्रिक्ट जजेस का अपॉइंटमेंट होगा वो 233 में है। अगला बात करते हैं आर्टिकल 240। आर्टिकल 240 में आपको बताया गया पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू मेक रेगुलेशंस फॉर सर्टेन यूनियन टेरिटरी, यानी मतलब प्रेसिडेंट के पास पावर है, ठीक है, वो रेगुलेशंस बना सकता है सर्टेन यूनियन टेरिटरी यानी यूटी के लिए। तो ये आपका यूनियन टेरिटरी से जो आर्टिकल है वो 239 से 242 तक है, जिसमें 240 मैंने बताया। अभी है 241, हाई कोर्ट फॉर यूनियन टेरिटरी, यानी यूटी के लिए भी हाई कोर्ट्स है। अगला है आर्टिकल 243, पंचायती राज सिस्टम, जो कि 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड हुआ था। 246 में बताया गया पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर, पार्लियामेंट के पास क्या होगा, एक्सक्लूसिव पावर होगा, जिसकी वो लॉ बना सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर इन्यूमरेटेड इन द यूनियन लिस्ट, ठीक है। अगला बात करते हैं 248, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट टू इम्पोज सर्विस टैक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो कि वो सर्विस टैक्स को इम्पोज कर सके, ये आपका 248 में है। अगला है 274, 274 की बात करें, प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन इज रिक्वायर्ड टू बिल अफेक्टिंग टैक्सेशन, यानी टैक्स से रिलेटेड कोई भी बिल अगर है तो उसमें प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन जरूरी है, ठीक है, इज रिक्वायर्ड, वो लिखा गया है 274। चलिए अब हम लोग अगला बात करते हैं आर्टिकल 279 का ए, जिसमें बताया गया है क्रिएशंस ऑफ जीएसटी काउंसिल, ठीक है, क्रिएशंस ऑफ जीएसटी काउंसिल 279 ए। 280 की बात करें अपॉइंटमेंट ऑफ फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन का अपॉइंटमेंट जो है 280 में है। अगला बात करें 300 ए, राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है 300 ए में है। अगला है 301, फ्रीडम टू ट्रेड कॉमर्स और इंटरकोर्स के लिए, ये कौन सा आर्टिकल में है, 301 में है, और ये कौन सा पार्ट में है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है आर्टिकल 302, पावर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का पावर है कि टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड, कि वो ट्रेड जो भी मतलब व्यापार हो रहा है, कॉमर्स हो रहा है, इंटरकोर्स हो रहा है, उसमें वो प्रबंध लगा सके। आर्टिकल 311, रिमूवल ऑफ सिविल सर्वेंट, यानी सिविल सर्वेंट को रिमूव करने के लिए आर्टिकल 311 के तहत हम लोग रिमूव कर सकते हैं। आर्टिकल 312, ऑल इंडिया सर्विसेज, यानी यूपीएससी के बारे में जो डिस्कशन है वो 312 में है। अगला है 320, ड्यूटीज एंड फंक्शन ऑफ यूनियन एज स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी पीएससी का जो ड्यूटीज है वो 320 के तहत है। अगला है डील्स विद इलेक्शन से जो आर्टिकल डील्स करता है वो 324 से 329 तक डील करता है, जिसमें आर्टिकल 324 क्या है, इलेक्शंस कमीशन हैव पावर टू सुपरवाइज इलेक्शंस टू पार्लियामेंट, ठीक है। अब अगला बात करते हैं स्पेशल प्रोविजंस टू माइनॉरिटीज, ठीक है, माइनॉरिटीज के लिए जो स्पेशल प्रोविजन दिया गया है वो आपका 330 से लेके 342 तक है।
जिसमें क्या है ना, पहला 330 में बताया गया रिजर्वेशन ऑफ सीट, यानी सीट का रिजर्वेशन। ठीक है, तो वो कहाँ पे, SC ST के लिए हाउस ऑफ पीपुल। अब अगला बात करते हैं, यानी मतलब बोल सकते हैं कि लोकसभा में। ठीक है, अब अगला 331 प्रेसिडेंट अपॉइंट एंग्लो इंडियन, यानी प्रेसिडेंट्स के पावर, प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट कर सकता है एंग्लो इंडियंस को। ये आपका आर्टिकल 331 में, यानी बोल सकते हैं रिजर्वेशन है दो एंग्लो इंडियन का लोकसभा में। ठीक है, यानी इसमें भी लोकसभा में रिजर्वेशन है सीट के लिए, SC ST के लिए, और इसमें भी रिजर्वेशन है एंग्लो इंडियन के लिए, पर वो सिर्फ दो होना चाहिए। अब अगला है 332 रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर ST SC इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली में भी SC ST का रिजर्वेशन 332। आर्टिकल 333 रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन, ठीक है, जो भी एंग्लो इंडियन का जो रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है, इंडियन कम्युनिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, जो कि सिर्फ एक होना चाहिए। ठीक है, आप मेंशन करें यहाँ पे एक होना चाहिए, एक वहाँ पे एंग्लो इंडियन का भी रिजर्वेशन दिया गया है। 335 की बात करें तो इसमें भी रिजर्वेशन है ST SC के लिए, सर्विसेज के लिए, कोई भी जो गवर्नमेंट पोस्ट होता है वहां के लिए। 338 में है नेशनल कमीशन फॉर ST ST के लिए, नेशनल कमीशन। आर्टिकल 338 का भी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, यानी OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस इसमें आता है। लैंग्वेजेस की बात करें 343 से 351, 343 में हिंदी जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज होगा वो आर्टिकल 343 के तहत है। 347 लैंग्वेज स्पोकन इन सेक्शन, कोई भी सेक्शन में जो लैंग्वेज बोला जाएगा वो आर्टिकल 347 के तहत है। और आर्टिकल 348 की बात करें तो इसमें बोला गया लैंग्वेजेस टू बी यूज्ड इन सुप्रीम कोर्ट एंड इन हाई कोर्ट, जो भी भाषा जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में यूज होगा वो 348 के तहत होता है। 348 का 1, जिसमें बताया गया है इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द हाई कोर्ट, यानी जो भी हाई कोर्ट का जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगा वो किसे बोला गया है, इंग्लिश को। अब आता है इमरजेंसी। इमरजेंसी में लगभग 352 से 360 जो आर्टिकल है वो इमरजेंसी रिलेटेड आर्टिकल है, जिसमें 352 बताता है नेशनल इमरजेंसी को, 356 बताता है स्टेट इमरजेंसी को, यानी प्रेसिडेंट रूल। अगला है 359 सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, यानी इमरजेंसी के समय फंडामेंटल राइट्स का भी सस्पेंशन जो होगा वो 359 के तहत होता है। आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी लगता है, यानी आर्टिकल 360 है। अगला बात करते हैं 361, द प्रेसिडेंट और द गवर्नमेंट शैल नॉट बी आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्साइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। मतलब आर्टिकल 361 यानी मिसलेनियस टेम्पररी या स्पेशल प्रोविजन से रिलेटेड आर्टिकल है ये सब, जिसमें प्रेसिडेंट और गवर्नर वो आंसर नहीं देगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि उसको आंसर देना है कोई भी कोर्ट में, वो क्या अपना परफॉर्मेंस कर रहा है, क्या अपना पावर है, क्या ड्यूटीज कर रहा है, ये नहीं देगा। आर्टिकल 368 पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशंस, ये आपका 368 में है। और 370 स्पेशल प्रोविजंस फॉर जम्मू एंड कश्मीर, जो कि हट गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहता है आप लोग का। अगला बात करते हैं हम लोग 371 का ए, 371A स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ नागालैंड, नागालैंड के लिए जो स्पेशल प्रोविजन 371A। 371 का बी आसाम के लिए, 371 का सी आपका मणिपुर के लिए, जो स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ मणिपुर। ठीक है, अगला बात करिए आर्टिकल 371 का डी, इसमें स्पेशल प्रोविजन है विद द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश और द स्टेट ऑफ तेलंगाना के लिए जो स्पेशल प्रोविजन है वो आपका 371 का डी। अगला है यहाँ पे 371 का ई आंध्र प्रदेश के लिए, स्टेबलाइजमेंट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ठीक है, जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टेबलाइजमेंट है आंध्र प्रदेश में वो 371 का ई है। और एफ में बात करें तो सिक्किम के लिए जो स्पेशल प्रोविजन दिया गया है वो। जी में है मिजोरम के लिए जो स्पेशल प्रोविजन दिया गया है। एच में स्पेशल प्रोविजन दिया हुआ है अरुणाचल प्रदेश के लिए। आई में दिया गया है 371 का आई में दिया हुआ है गोवा के लिए। और जे में आपका दिया गया है कर्नाटक के लिए। अब यहाँ से हम लोग अमेंडमेंट देखते हैं, जिसमें पहला अमेंडमेंट जो हुआ था 1951 में, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में आया था। इट एडेड द 9th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोटेक्ट एंटी जिम्मेदारी लॉज फॉर जुडिशियल रिव्यू, जो एंटी जिम्मेदारी लॉ को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी 9th शेड्यूल में याद करिएगा कि आपका 9th शेड्यूल ऐड हुआ था, वो फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में 9th शेड्यूल ऐड हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में। अब किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, एंटी जिम्मेदारी लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगला है 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 में हुआ था टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट रिकॉग्निशन कमिटी।
एंड द स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। तो अगला है 10th अमेंडमेंट एक्ट 1961 एक्वायर्ड द दादर नगर एंड हवेली एज अ यूनियन टेरिटरी फ्रॉम पोर्टुगल्स। ठीक है, इसको हम लोग उससे मतलब पोर्टुगल से एक्वायर करके इसको हम लोग यूटी में कन्वर्ट किए थे। ये 10th अमेंडमेंट एक्ट 1961 के तहत हुआ था। दादर नगर हवेली को दादर और नगर हवेली को यूनियन यूटी में मिलाए थे हम लोग। 12th अमेंडमेंट जो हुआ था 1962 में हुआ था, जिसमें हम लोग गोवा दमन दीव को इंडियन यूनियन में मिलाए थे। 13 अमेंडमेंट 1962 में हुआ था, जिसमें फॉर्मेशन हुआ था, नया स्टेट जो बना था वो क्या बना था, नागालैंड बना था। अगला है 14th अमेंडमेंट एक्ट 1962 इनकॉर्पोरेटेड पौंडीचेरी, नाउ पौंडीचेरी एज द 9th यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, और इसके तहत पौंडीचेरी जो है 9th यूटी बना इंडिया का। फिफ्थ देखिए 15th अमेंडमेंट 1963 रेज रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जजेस फ्रॉम 60 टू 62, यानी जो भी रिटायरमेंट एज था हाई कोर्ट का जजेस का वो 2 साल और बढ़ा दिया गया, 60 से 62 तक कर दिया गया। 22वां अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था 1967 में हुआ था, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑफ मेघालय मेघालय जो नया स्टेट बना था वो 22वां अमेंडमेंट जब हुआ था तब हुआ था। 24 अमेंडमेंट हुआ था आपका 1971 में, इट्स enables parliament to dilute fundamental rights through amendment of the constitution. It also amendment article 368, इससे मतलब 368 पे भी amendment हुआ था, to provide specially that parliament has power to amend any provisions of the constitution, जिससे मतलब पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कोई भी अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये आर्टिकल 24 है, मतलब अमेंडमेंट 24 है। 26 अमेंडमेंट जो है 1971 में हुआ था, इट एबलाइज द प्रीवी पर्सेस एंड प्रिविलेज फ्रॉम फॉर्मर रूलर टू प्रिंसली स्टेट। अगला 31 इंक्रीज द नंबर ऑफ लोकसभा सीट का नंबर बढ़ा दिया गया था 525 से 545 कर दिया गया था, ये 1973 में हुआ था। 36वां अमेंडमेंट आपका 1975 में हुआ था, जिसमें सिक्किम एक नया स्टेट बना था एज अ स्टेट विद द इंडियन यूनियन में मिला था। 42 अमेंडमेंट 1976 में हुआ था, इसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं इंडिया का। इट्स अमेंड द प्रीएम्बल एंड एडेड द वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ये आपको इंपॉर्टेंट है कि 42 अमेंडमेंट से ही आपका नया वर्ड ऐड हुआ था इसमें, ठीक है। अगला 44 अमेंडमेंट एक्ट 1976, ये जो है ये राइट टू प्रॉपर्टी का जो आर्टिकल था उसको हटाया था ये। इट रिमूव द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, यानी फंडामेंटल राइट से जो राइट टू प्रॉपर्टी का जो राइट है उसे हटा दिया गया था 44 अमेंडमेंट 1978 से, और उसको कन्वर्टेड कर दिया गया था एक सिंपल लीगल राइट अंडर 300A के तहत। 52 अमेंडमेंट हुआ था 1975 में, जिसमें एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, जो कि 10th शेड्यूल में भी है आपका। अगला है आर्टिकल 50 अमेंडमेंट 56 अमेंडमेंट 1987, जिसमें नया स्टेट का फॉर्मेशन हुआ गोवा का। 61 अमेंडमेंट बात करें 1989, रिड्यूस एज फॉर वोटिंग के लिए जो एज का बोल सकते लिमिट वो 21 से 18 कर दिया गया। 65 अमेंडमेंट एक्ट 1990, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST, यानी नेशनल कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, बोल सकते हैं स्टार्ट हुआ, ये आपका SC ST के लिए। ये 65 अमेंडमेंट एक्ट 1999 को। अगला है 69 अमेंडमेंट एक्ट 1991 टू प्रोवाइड फॉर अ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली कंटिन्यू टू बी यूनाइटेड, दिल्ली को वापस से कंटिन्यू ही किया जाए यूटी की तरह। अगला 73 अमेंडमेंट एक्ट 1992, पंचायती राज सिस्टम को ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्ट 9 नया ऐड हुआ। 74 अमेंडमेंट 1992 में म्यूनसिपालिटी को भी ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी पार्ट 9 का ये 12 शेड्यूल पे है ये कॉन्स्टिट्यूशन का। अगला है 86 अमेंडमेंट एक्ट 2022, इट एडेड न्यू फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर आर्टिकल 51A। 51A के तहत नया फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किया गया। इट प्रोवाइड राइट टू एजुकेशन फॉर द एज ऑफ 6 to 14 ईयर अंडर आर्टिकल 21A, यानी 21A के तहत एक नया बोल सकते हैं दो चीज हुआ कि एक फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुआ आर्टिकल 51 का ए, और एक एजुकेशन के लिए एक राइट आर्टिकल ऐड हुआ था आर्टिकल 21 का ए, जिसमें आर्टिकल 21 में एजुकेशन के बारे में ए में एजुकेशन के बारे में और आर्टिकल 21 में पर्सनल लिबर्टी के बारे में है। अगला है आर्टिकल 88 अमेंडमेंट एक्ट 2003, इसमें क्या हुआ था,
इट एडेड अ न्यू सब्जेक्ट इन द यूनियन लिस्ट, यानी न्यू यूनियन लिस्ट में एक नया सब्जेक्ट ऐड किया गया था, टैक्सेस ऑन सर्विसेज। 91th अमेंडमेंट एक्ट 2003 रिस्ट्रिक्ट द साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो साइज उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया 15% ऑफ द लेजिस्लेटिव मेंबर टू स्टूडेंट एंटी डिफ्लेक्शन लॉ, ठीक है, एंटी डिफ्लेक्शन लॉ को स्ट्रेंथ का बढ़ाने के लिए। 92 अमेंडमेंट एक्ट 2003 में हुआ, जिसमें एडेड हुआ बोडो, डोगरी, ठीक है, मैथाली, संथाली, जो 8th शेड्यूल में ऐड कर दिया गया, ये लैंग्वेजेस ऐड हुए थे। 100 अमेंडमेंट एक्ट 2015 लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन इंडिया और बांग्लादेश। 101 अमेंडमेंट हुआ था 2016 में, इंट्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसमें गुड्स और सर्विस टैक्स के बारे में इंट्रोड्यूस हुआ था। ये 100 और 101 इंपॉर्टेंट होता है। 102 की बात करें, 102 अमेंडमेंट एक्ट 2018 नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी, यानी NCBC बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया। 103 की बात करें, 130 अमेंडमेंट एक्ट, ये आपको 2019 में हुआ था। 103 अमेंडमेंट ग्रांटेड 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकल सेक्शन, यानी इकोनॉमिकली वीकल सेक्शन EWS के लिए भी 10% रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया। 104 की बात करिए, 2019 में हुआ था। इट सीज द रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर द एंग्लो इंडियन, यानी जो भी एंग्लो इंडियन के लिए जो सीट्स रिजर्व था उसको सीज कर दिया गया इन द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली। इट एक्सटेंडेड द रिजर्वेशन, और उसमें रिजर्वेशन बढ़ा दिया गया SC ST के लिए फॉर अप टू 10 ईयर। कुछ कमिटीज है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं काफी, जैसे स्वराज सिंह कमेटी 1976, इट रिकमेंडेड इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी, जो कि 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में एक्ट हुआ था। मंडल कमेटी इंपॉर्टेंट है 1979, इट रिकमेंडेड दैट मेंबर्स ऑफ OBC बी गिवन 27% रिजर्वेशन फॉर जॉब, इसी के तहत 27% रिजर्वेशन दिया गया OBC को जॉब्स के लिए। अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, द कमिटी इज हेडेड बाय BP मंडल। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि मंडल कमेटी के हेड कौन थे, BP मंडल थे। अगला है सरकारिया कमीशन, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया गया है कि 1983 में ये आया था। इट चार्टर वाज टू एग्जामाइन द रिलेशनशिप एंड बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, के लिए जो पावर को बैलेंस करने के लिए आया था। द कमीशन वाज हेडेड बाय राजेंद्र सिंह सरकारिया, ठीक है, राजेंद्र सिंह सरकारिया के द्वारा ये कमीशन आया गया था। इसमें सरकारिया कमीशन में आया था क्वेश्चन कि 1983 में आया है, और मंडल कमीशन से 2 क्वेश्चन आए थे कि ये कब आया और ये किसके द्वारा आया था। अगला है दिनेश गोस्वामी कमेटी 1990, इट वाज फॉर्म टू मेक रिकमेंडेशन ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, के लिए आया था। कलकर कमेटी, द कमेटी वाज सेट अप बाय द इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टडी एंड एवेल्युएट द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी PPP मॉडल इन द इंडिया, एंड इट हेडेड बाय विजय केलकर। और सब इसमें ये याद कर लीजिए कि ये केलकर कमेटी विजय केलकर के द्वारा। मलीमात कमेटी रिपोर्ट, ठीक है, ये द रिपोर्ट डील्स विद क्रिमिनल जस्टिस, ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम्स के लिए ये रिपोर्ट उससे डील्स करता था। इट वाज कंस्टिट्यूटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस VS मालीमत के द्वारा, मतलब उसके चेयरमैनशिप में ये काम हुआ था। तो इसी के साथ ये लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। मैंने पॉलिटी पूरा 2 लेक्चर में कंप्लीट किया है। आप फर्स्ट लेक्चर नहीं देखें तो उसे भी देख लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।